हेलो एवरीवन, मैं अंजलि आप सभी का अंजलि क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 की भूगोल की एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमें सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान सकते हैं सीटेट लेवल सेकंड के लिए इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें हम देखेंगे भूगोल में ये एनसीईआरटी की बुक कौन कौन से चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 सौरमंडल में पृथ्वी। चैप्टर नंबर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गतियाँ। चैप्टर नंबर 4 मानचित्र। चैप्टर नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। चैप्टर नंबर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थलमंडल। और चैप्टर नंबर 7 हमारा देश भारत। चैप्टर नंबर 8 भारत जलवायु वनस्पति एवं वन्य प्राणी। तो इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं? 8 चैप्टर हैं। तो आज हमारा चैप्टर 1 शुरू करेंगे हम, सौरमंडल में पृथ्वी। ये एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, एनसीईआरटी की बुक है, ये क्लास 6 की भूगोल की बुक है। इससे हमारा सीटेट का आता है, यहाँ से आप देख लेते हैं। हम शुरू करेंगे सौरमंडल में पृथ्वी। तो आपको एक एक पॉइंट याद रखना है कि कैसे कैसे, जिस पॉइंट को मैं अगर हाईलाइट करूँगी आपको वहाँ पे नोट कर लेना है। अच्छे से नोट्स आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। तो हम शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना कर नहीं सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आपको ध्यान से देखोगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो इसमें क्या था इस पैराग्राफ में कि जो हमारे आकाश में बहुत सारे तारे दिखते हैं, टिमटिमाते, लेकिन आपको ये पॉइंट याद रखना है, चंद्रमा टिमटिमाता नहीं है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ हम लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक ही बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। तो हम पूर्ण चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन ही देख पाते हैं। अगला देखते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। तो नए चंद्रमा की रात्रि क्या होती है आपको याद रखना है, अमावस्या। आपके पॉइंट ऐसे ही आएंगे इसमें से डिक्टू, तो आपको वो भी याद रखना है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं है कि हम दिन के समय चंद्रमा व इन छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूरज, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो एक पॉइंट हमारा क्या निकल के आया यहाँ से, सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं तो क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। तो खगोलीय पिंड कैसे गर्म भी होते हैं और गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश होता है, जिससे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो इसमें क्या था, जो तारा का प्रकाश जो होता है स्वयं का होता है। इनके पास अपनी स्वयं की ऊर्जा और प्रकाश होता है। और सूर्य क्या है? हमारा एक तारा है। क्वेश्चन पिछले पेपर में आया सूर्य क्या है, तो आपको टिक करना है सूर्य एक तारा है। अगला पेज देते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन इनमें से बहुत दूर होने के कारण हम इनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं।
आपने आवश्यक ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जैसे आपको आसमान में विभिन्न प्रकार की आकृतियां दिखती हैं, तो उन आकृतियों को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। आगे, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। क्वेश्चन आएगा अर्सा मंडल और बिग बियर क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको जैसे तारा, ग्रह, उपग्रह, तो आपको क्या लगाना है? नक्षत्र मंडल। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता रही हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। बहुत आसानी से पहचानने में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि ऋषि संत, यह तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तो सप्तऋषि किसका भाग है? अर्सा मंडल का मेजर। आगे देखते हैं। आपने पड़ोसियों में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में अधिक तारों ग्रहों का नक्षत्र को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि की दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से किया करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। जो तारा हमारा उत्तर में होता है वो उत्तरी दिशा को बताता है, जिसे ध्रुव तारा कहते हैं। अब आएगा ध्रुव तारा किस दिशा में निकलता है, तो आपको लिखना है उत्तरी दिशा में। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची गई है जाए, जिससे भी आगे की ओर बढ़ाया जाए और ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। तो ये हमारा क्या है? ये एक चित्र है। आप देखो, ये लड़की है। थोड़ा मैं इसको जूम करके आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से ये हमारा सप्तऋषि है। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से, तो यहाँ से सीधा क्या दिखेगा? हमारा ये ध्रुव तारा दिख रहा है। सामने से एक काल्पनिक रेखा है। आगे देखते हैं हम। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से चमकते हैं। तो खगोलीय पिंडों का अपना प्रकाश नहीं होता है, तारों के प्रकाश से चमकते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। तो क्वेश्चन आएगा ग्रहों का अपना प्रकाश होता है, तो आपको लगाना नहीं। ग्रह, जिसे इंग्लिश में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा से प्लेनाइट से बना है, जिसका अर्थ है भ्रमक, चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, वह एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। किससे प्राप्त करती है? पृथ्वी। और अन्य ग्रह सूर्य से। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है, कौन सा तारा? तारे की किसकी बात हो रही थी? सूर्य की। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से दिखने पर यह चमकती हुई प्रतीत दिखाई देती है। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है कि आप देख सकते हैं इसको। ये यहाँ पर सौरमंडल दिया हुआ है, सौर सिस्टम कि किस तरह से आपको, ये यहाँ पे सूर्य है, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रह हैं, फिर शनि है, फिर यूरेनस है और फिर नेपच्यून। तो आप इसका, मैं स्लाइड को ऐसे कर देती हूँ। तो बुध अपनी परिक्रमा 88 दिन में करता है और शुक्र 255 दिन में, पृथ्वी अपने अक्ष पर 365 दिन में और मंगल 687 दिन में, और पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा है। आगे, और ये आपको मैं बता देती हूँ। पृथ्वी नोट कीजिए आप। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो हैं वो आंतरिक ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह ये हैं जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक हैं और ये चट्टानी ग्रह हैं। आगे बुध, बृहस्पति, शनि, मंगल, नेपच्यून और यूरेनस जो होता है, ये 4 ग्रह जो हैं सूर्य से काफ़ी दूर हैं। इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं
और इनके आकार बड़े हैं, ये गैसीय ग्रह हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, मैंने आपको ये पॉइंट आपको बता दिया है। आगे देखते हैं, ये बॉक्स वाली चीज़ को आपको बिल्कुल ही रट लेनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अधिक बनते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल देवता को सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए पृथ्वी के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का प्रयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें। ये ऐसे है कि आपको सौर जो है सूर्य देवता के लिए। आगे देखते हैं, शब्द की उत्पत्ति। ऐसे शब्द जिनका उपयोग एक भाषा से करते हैं, अक्सर वे भाषाओं में अलग अलग देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ज्योग्राफी शब्द एक अंग्रेजी शब्द है जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। शब्दों से मिलकर जियो का अर्थ है पृथ्वी, ग्राफिया का अर्थ है लिखना। तो आपको आइए देखते हैं, जैसे जियो, यहाँ पे आप देखते हैं जियो, आप समझिए जियोलॉजी तो पृथ्वी का अध्ययन, लॉजी मतलब अध्ययन, जियो प्लस मैट्री मतलब मापन, तो पृथ्वी का मापन। जियोआइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। और एक याद रखिए, आपको यहाँ से ये पॉइंट निकल के आया है, आर्यभट्ट कौन थे? भारत के प्राचीन खगोल शास्त्रीय। आपको खगोल शास्त्रीय से याद रखना है। ये हम इसको कंप्लीट करते हैं यहाँ से। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। पृथ्वी एक खुद और 7 अन्य, टोटल कितने हुए? 8, जो सूर्य से ऊष्मा व प्रकाश प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा हैं। चंद्रमा मतलब उपग्रह। सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे सूर्य ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ऐसे हम सौरमंडल का परिवार कहते हैं। इसका मुखिया कौन है? इसका मुखिया सन है, सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है। यह बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैस से बना है। इसका खिंचाव बल और सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक ऊष्मा तेज महसूस नहीं कर पाते क्योंकि सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। आपको याद रखना है कितना? 15 किलोमीटर। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार आपको याद रखना है, पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। आगे, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये पथ रास्ता कौन सा? दीर्घ वृत्ताकार। आपको याद रखना है कि सूर्य से दीर्घ वृत्ताकार पथ में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो यहाँ से बुध सबसे छोटा ग्रह है और कितने दिन में परिक्रमा करता है सूर्य की? 88 दिन में। और शुक्र पृथ्वी का समान है, जिसे जुड़वा ग्रह कहते हैं। अभी तक प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, लेकिन परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय बैठक संघ ने 2006 में निर्णय लिया खोजे गए पिंड प्लेटो के लिए बौने ग्रह में रखा है। कौन कौन सा? 2003 में आपको याद रखना है, आपको 2003 प्लेटो और सीरस, 2003 यूवे प्लेटस। आगे देखते हैं, पृथ्वी से दूरी के हिसाब से, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरी है। पृथ्वी दूरी से तीसरी है। पहला कौन सा था? बुध, फिर शुक्र, तीसरे नंबर की पृथ्वी है। आकार में 5वीं है, सबसे बड़ा है। यह ध्रुवों पर चपटी है। यही कारण है कि इसे भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए हम पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म है, ना ही अत्यधिक ठंडी। यहाँ
पानी व वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी में जीवन के आवश्यक गैसें ऑक्सीजन मौजूद है। यही कारण है कि पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष देखने पर नीली दिखाई देती है क्योंकि इसकी 2/3 पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। यहाँ पर ये बॉक्स को पढ़ेंगे हम। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट का समय लगता है। एक पॉइंट यहाँ पर है बॉक्स में। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 में सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। आगे देखते हैं हम क्या है ये। उपग्रह के बारे में है। एक खगोलीय पिंड है जो कि ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है। इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार के माध्यम के लिए किया जाता है। रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। यह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित खगोलीय पिंड उपग्रह इनसैट, IRS, ईसैट मौजूद हैं। आगे देखते हैं हम आगे क्या है। ये था हमारा, हम इसके बारे में पढ़ रहे थे। आगे चंद्रमा पृथ्वी का लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इतने में अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर। पृथ्वी केवल एक ग्रह है। परिस्थितियों के जीवन अनुकूल नहीं है। ना तो यहाँ पानी है ना ही वायु है। सतह पर पर्वत मैदान व गड्ढे हैं जो कि चंद्रमा की छाया पर पूर्णिमा के दिन यह देखा जाए। क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच हैं। तो आप जानेंगे क्षुद्र ग्रह कहाँ हैं। बृहस्पति और मंगल के बीच में है। आगे देखते हैं उल्का पिंड के बारे में। आगे थोड़ा उल्का पिंड के बारे में पढ़ लेते हैं हम। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों को खुले आसमान में एक और दूसरी ओर फैली चौड़ी पट्टी की तरह चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों असंख्य समूह हैं। यह पट्टियाँ आकाश मिल्की वे सौरमंडल का एक भाग है। प्राचीन भारत में इनकी कल्पना आकाशगंगा की बहती हुई नदी से की गई थी। इस प्रकार आकाशगंगा नाम पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रणालियों की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो ये हमारा चैप्टर जो कंप्लीट होता है, तो ये एक दिया हुआ है, आपको पढ़ लेते हैं। पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा, ब्रह्मांड। पृथ्वी किसका हिस्सा है? सौरमंडल का। और सौरमंडल आकाशगंगा का, और आकाशगंगा ब्रह्मांड में। हमारा जो सौरमंडल किसका, कौन सी आकाशगंगा का भाग है? मिल्की वे। तो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप झट से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। पृथ्वी किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र को। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक कौन सा है? तीसरा कौन सा है? पृथ्वी। पृथ्वी का आकार कौन सा है? 5 नंबर। आगे, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार। ध्रुव तारा किस दिशा का ज्ञान कराता है? उत्तर दिशा का।
क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, आपको याद रखना है। मंगल एवं बृहस्पति। यहाँ पे एक खाली दिया हुआ है। तारों का एक समूह जो विभिन्न आकृतियों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं, जिसमें असंख्य तारे होते हैं, आकाश गंगा। पृथ्वी के सबसे, शुक्र जो है, शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब है। आगे पृथ्वी से तीसरा, पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरा है सबसे नज़दीक। सूर्य ग्रह के पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है। और प्रकाश किसके पास होता है, अपना तारे के पास। सबसे तारा कौन सा है, अपना सूर्य। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर 1 आज हमने कंप्लीट किया था, और आप इसको नोट्स बना लीजिएगा आप अच्छे से, जो कि हमारे CTET के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। CTET हमारा जो कि दिसंबर में होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और थैंक यू। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ।